हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आज पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 वाटर को। इसके 4 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे लेक्चर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक ओशन सर्कुलेशन। ओशन सर्कुलेशन मतलब जो भी हमारे ओशन में मूवमेंट होता है वाटर का। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि भाई ओशन का वाटर जो भी है हमारा वो स्टिल नहीं रहता, वो ठहरा नहीं है, वो कंटिन्यू मूव करता है। अब उसमें किस तरह का मूवमेंट होता है उसी को हम ओशन सर्कुलेशन टॉपिक में पढ़ रहे हैं। उसमें हमने ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ओशनिक मूवमेंट को। पहला हमारा वेव था, देन टाइड्स, देन ओशनिक करंट। ठीक, तो हम वेव के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइड्स और ओशन करेंट्स के बारे में। ठीक, अब टाइड्स होती क्या है? तो देखिए, हमारी अर्थ, हमें ये बात तो पता है कि भाई हमारी अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है एंड मून जो है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो ओवरऑल ये दोनों जो सेलेस्टियल बॉडीज हमारी सन और मून एंड अर्थ, ये तीनों आपस में, मतलब ये दोनों सेलेस्टियल बॉडीज हमारे सन की ओर एक ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करती हैं। ठीक, जिसकी वजह से हमारे ओशन का वाटर राइज एंड फॉल होता है। ठीक, सी लेवल जो है ओशन का वो राइज एंड फॉल होता है। अब ये राइज एंड फॉल के बारे में हम वेव्स में तो पढ़ के आए हैं। तो वेव्स में देखिए कुछ समय के लिए होता है, ठीक, और उसमें से वाटर होता है। बट टाइड्स में क्या होता है, हमारा सी का लेवल ही ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक, तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है जैसे द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स। ये जो हमारे सन और मून है, ये जितना ज़्यादा उनका ग्रेविटेशनल पुल होगा वही हमारे टाइड्स को फॉर्म करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या है, तो इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा नीप टाइड्स और दूसरा है स्टीप टाइड्स। इसको हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इसको पहले देख लेते हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई मून टाइड। तो देखिए, जब हमारे अर्थ में ऐसी सिचुएशन होगी कि मून जो है वो सन के मुकाबले ज़्यादा पास में होगा। ठीक, ऑब्वियसली वो पास में है ही, बट जब मून जो है वो और ज़्यादा पास होगा, ये तो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है, तो हमें पता है। तो जब वो सन के करीब आएगा, सॉरी, अर्थ के जब वो करीब आएगा मून, तो उस टाइम पे मून का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होगा हमारे अर्थ पे, जिसकी वजह से टाइड्स फॉर्म होंगी। ठीक, उसको हम कहेंगे हाई मून टाइड, क्योंकि वो जब मून हमारे सबसे करीब है तब वो फॉर्म हो रहा है। देन ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डे द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। अब यहाँ पे एक बात है, इसको सबसे पहले हम इस फिगर में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि देखिए, जब यहाँ पे हमारा फुल मून होगा और यहाँ पे हमारा अमावस्या होगी। ठीक, तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी, मतलब सन, मून और हमारे अर्थ जो है वो एक लाइन में जब रहेंगे, तब हमारा फॉर्म होगा स्प्रिंग टाइड। ठीक, मतलब उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमारी टाइड्स रहेंगी, तो उसको हम स्प्रिंग टाइड्स के नाम से जानते हैं। अब ये डिपेंड नहीं करता है कि भाई सन और अर्थ के बीच में मून है या बगल में है अर्थ के। डिपेंड ये करता है कि ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए। अब देखिए इससे क्या होगा, इससे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, जिसकी वजह से दोनों साइड से वाटर का लेवल राइज होगा। ठीक, अब वहीं ये जो ऊपर वाला फिगर है नीप टाइड वाला, तो इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या है, देखिए इधर सन है हमारा, इधर जा रहा है सन, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, एंड देन इधर ऊपर साइड जा रहा है एडजेसेंट टाइप में, मतलब 90 डिग्री का एंगल, इसको एडजेसेंट हम कहते हैं। तो एडजेसेंट टाइप का मतलब फॉर्म हो रहा है। तो इस टाइम पे जो भी हमारी टाइड्स फॉर्म होंगी उनको हम नीप टाइड कहेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए दो डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, तो इसकी वजह से जो टाइड्स होंगी हमारी वो थोड़ा कम होंगी, लो टाइड्स में उनको कहेंगे, जिनको कि हम नीप टाइड के नाम से जानते हैं। ठीक, अब चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। तो ये वही सिचुएशन है कि सन, मून और अर्थ जब एक लाइन में रहते हैं तब हमारी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइड बनती हैं,
दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। इन टाइड्स को हम स्प्रिंग टाइड्स के नाम से जानते हैं, जो हम अभी आपको दिखा दिए हैं। बट वेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर एंड द ओशनिक वाटर get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon resulting in low tides। हाँ, इसको एक बार और आपको बता देते नीप टाइड्स को। इसमें एक चीज़ रह गई थी, देखिए इसमें ये डिपेंड नहीं करता है कि हमारा मून ऊपर वाले डायरेक्शन में है या यहाँ पे है, ठीक। डिपेंड ये करता है कि हमारे अर्थ का जो भी ग्रेविटेशनल एक्सर्ट है, ठीक, ग्रेविटेशनल पुल है, वो डिवाइड हो रहा है, ठीक, वो एक डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। जैसे कुछ अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल सन की ओर है एंड देन एडजेसेंटली हम देखें तो मून की ओर है, ठीक, जिसकी वजह से जो जब इस टाइम पे हमारी जो भी टाइड्स फॉर्म होती हैं वो सबसे ज़्यादा क्या रहती हैं, लोएस्ट रहती हैं, सबसे छोटी रहती हैं, जिनको कि हम नीप टाइड्स के नाम से जानते हैं। सबसे बिगेस्ट को हम स्प्रिंग टाइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक। चलिए वही था यहाँ पे कि दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, देयर इज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, दिस हेल्प्स द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजली। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारी हाई टाइड्स वाली सिचुएशन है उसके कुछ बेनिफिट्स को बता रहे हैं कि जब हाई टाइड्स होती है तो उस टाइम क्या होता है, हमारा जो वाटर लेवल है वो किनारे तक बहुत मतलब किनारे तक बढ़ जाता है। जैसे कि हम बताएं कि टाइड्स में वाटर लेवल राइज होता है, ठीक, तो उसमें क्या होता है, पानी ज़्यादा भर जाता है एक एरिया में किनारों में। तो जो भी हमारे हार्बर्स होते हैं, जो भी शिप वाले रहते हैं, कैप्टन्स वगैरह रहते हैं, जो शिप्स रहती हैं बड़ी बड़ी, उनको जब हाई टाइड का टाइम रहता है तब उनको बहुत आसानी रहती है किनारे में पहुंचने के लिए, कोस्ट में पहुंचने के लिए, हार्बर में पहुंचने के लिए। अब हार्बर क्या होता है, बंदरगाह होता है, ये हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, ठीक। तो ये जो हमारी हाई टाइड्स रहती हैं इस एरिया में फिशिंग भी बहुत अच्छी थी। देखिए एकाएक वाटर लेवल राइज होता है, ठीक, उसकी वजह से जो हमारी फिशेज हैं वो ज़्यादा मतलब सतह पे आ जाती हैं, जो भी नीचे रहती है थोड़ा वो थोड़ा ऊपर आ जाती हैं वाटर लेवल राइज होने के कारण, जिसकी वजह से जब हमारा हाई टाइड की सिचुएशन रहती है उस टाइम पे वो एरिया फिशिंग के लिए बहुत अच्छा होता है जहाँ पे हाई टाइड्स रहती हैं, ठीक। Many more fish come closer to the shore during the high tide. This enables fishermen to get a plentiful catch. अक्सर जब भी हाई टाइड होता है तो ज़्यादातर मछलियाँ किनारे में ज़्यादा जल्दी आ जाती, जैसे कि हम बताएं कि पानी का लेवल राइज होता है एकाएक, तो जिसकी वजह से फिशेस जो हैं वो ज़्यादा किनारे की ओर आ जाती हैं, जिसकी जो भी हमारे फिशरमैन होते हैं इस टाइम पे उनको बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है, मतलब वो इस टाइम पे अच्छी क्वांटिटी में मछलियाँ पकड़ लेते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेस। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है कि भाई जो भी हमारा राइज एंड फॉल होता है टाइड्स के दौरान वाटर में, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पे मतलब उसकी जो एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज़ करते हैं, ठीक। अब ये मतलब हम बेसिकली अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं, जो कि मतलब हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, ठीक। क्या होता है, तो अब ये हम हमारा साइंस का टॉपिक है, इसमें जो भी टाइड्स की वजह से फोर्सेस रहते हैं उसमें से हम टरबाइन को मूव करते हैं, देन मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आप पढ़ेंगे आगे चल के अपनी क्लासेस में, ये तो बस हम ऐसे ही बता रही है नॉर्मली। ये फिगर हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स का। अब चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ओशनिक करंट। ओशन करेंट्स क्या होती हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात तो ओशन करंट, देखिए हमारा जो भी ओशन का वाटर है वो आपस में सर्कुलर मूवमेंट में रिवॉल्व करता रहता है, मतलब कंटिन्यूस स्टिल तो है नहीं, तो वो उसमें एक सर्कुलर मूवमेंट होता है ऊपर नीचे का, इसको हम ओशनिक करंट कहते हैं। अब देखते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं। ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। तो देखिए जो हमारी ओशन करेंट्स हैं ये वाटर की स्ट्रीम होती हैं जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव करती रहती हैं, ठीक। ये हमारी क्या होती हैं, ये एक तरह की स्ट्रीम्स होती हैं, वाटर की स्ट्रीम्स होती हैं जो एक डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव करती हैं एक प्लेस पे, ठीक। मोस्टली थोड़ा डिफरेंस रहता है प्लेसेस में। तो अब ये जो हमारी ओशन कलर्स हैं ये वार्म भी हो सकती हैं, कोल्ड भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है एरिया के टेम्परेचर पे, कि मतलब बेसिकली डिपेंड करता है कि जो हमारे ओशंस है वो इक्वेटर के कितना नज़दीक है और कितना दूर है, ठीक। Generally, the warm ocean currents originate near the equator and move downward towards the pole। देखिए जो भी हमारी वार्म ओशन करंट होती हैं बेसिकली अगर देखें तो वहाँ पे वो जो हैं जो भी वार्म ओशन करंट है वो कहाँ पे जनरेट होती हैं, तो अक्सर उस जगह पे जनरेट होती है जहाँ पे मतलब जो भी ओशन हमारा
इक्वेटर के पास है, जो भी वाटर एरिया हमारा इक्वेटर के पास है, वहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो वाटर है वो वार्म हो जाता है एंड ओवरऑल वहाँ पे वार्म ओशनिक करंट जनरेट होती हैं। ठीक, वहीं अगर हम कोल्ड को देखें तो जो भी हमारे पोलर मतलब जो पोल्स के नज़दीक हमारा एरिया है वाटर बॉडीज़ का, ओशंस का, वहाँ पे सनलाइट प्रॉपरली पहुँच नहीं पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हमारी ओशन करंट जनरेट होती है वो हमारी होती है कोल्ड ओशन करंट। ठीक, ये अक्सर लो लैटिट्यूड में देखी जाती है क्योंकि उधर भाई सन की लाइट अच्छे से नहीं पहुंच पाती, इसलिए द लेब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट। तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये आपको हम एक बार दिखा देते हैं कि एक मिनट, ये देखिए ये है हमारा वर्ल्ड मैप जिसमें हम डिफरेंट ओशन करंट्स को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये लेब्राडोर की बात कर रहे हैं, देखिए ये हमारा नॉर्थ पोल के करीब है, तो यहाँ पे बेसिकली सन की हीट उतना अच्छे से नहीं पहुँच पा रही, जिसकी वजह से यहाँ पे कोल्ड ओशनिक करंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। देन अगर यहाँ पे द गल्फ की बात कर रहा है तो वो एक मिनट, वो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा ये इक्वेटर है, ये हो गया हमारा इक्वेटर, उसके ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ पे सनलाइट प्रॉपरली पहुँच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे वार्म करंट्स जनरेट हो रही हैं। यहाँ पे जो भी इस मैप में हमारी ये रेड लाइन हो गई एंड देन ब्लैक लाइन हो गई, तो रेड वाली हमारी वार्म ओशनिक करंट को दिखा रही है एंड ब्लैक वाली हमारी ब्लैक वाली हमारी कोल्ड ओशनिक करंट को दिखा रही है। ठीक, चलिए बैक टू द लेक्चर, यहाँ पे देखते हैं अब। The ocean current influence the temperature condition of the area. Warm currents bring about warm temperature over land surface. तो ये जाहिर सी बात है कि जब हम वाटर का पानी आसपास का गर्म रहेगा तो उसके आसपास का जो भी लैंड होगा वो भी उसी हिसाब से रहेगा। ठीक, अक्सर इक्वेटर के पास वाले जो भी एरिया रहते हैं वो ज़्यादा गर्म रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट पड़ रही। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि देखिए जो भी हमारा वार्म ओशनिक करंट है वो जहाँ पे रहेंगी तो वो आसपास के एरिया का टेम्परेचर भी उसी हिसाब से बैलेंस करेंगी, और जो हमारी कोल्ड ओशन करंट्स है वो जहाँ पे रहेंगी तो आसपास का टेम्परेचर जो है वो उनके हिसाब से कोल्ड रहेगा। ठीक, द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताए, देखिए जहाँ पे भी हमारी वार्म और कोल्ड ओशनिक करंट मिलती हैं या कंबाइन होती है, वो एरिया जो रहता है वो हमारा बेस्ट फिशिंग ग्राउंड माना जाता है। देखिए हर इंसान नॉर्मल टेम्परेचर में रहना पसंद करेगा। ठीक, अब जहाँ पे अब अत्यधिक गर्म पानी में ज़्यादा मछलियाँ नहीं हो पाएंगी और अत्यधिक ठंडे पानी में भी नहीं हो पाएंगी, बट जहाँ पे ये दोनों मिक्स होंगे, नॉर्मल पानी होगा, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, तो वहाँ पे फिशेस ज़्यादा अवेलेबल होती हैं और वो मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एरिया होता है जहाँ पे मछलियाँ मिलती हैं। अब इसको अभी हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं यहाँ पे कि सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। अभी हम इसको देखते हैं एक बार, ये जो हमारा फिगर है ओशनिक करेंट्स का, इसको यहाँ पे हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो एरिया है साउथ अटलांटिक ओशन का, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इधर से हमारी कोल्ड ओशनिक करंट आ रही है, देन इधर से हमारा वार्म वाला है। तो ओवरऑल ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला जैसे अगर इसको कहें ये वेस्ट विंड रिव ब्राज़ीलियन सी, हाँ जो ये ब्राज़ीलियन सी वाला एरिया है, यहाँ पे ये वर्ल्ड का बेस्ट फिशिंग ग्राउंड माना जाता है क्योंकि यहाँ पे वार्म और ये कूल दोनों ओशन करंट्स आपस में मिल रही हैं और ये यहाँ पे मछलियाँ भी सबसे ज़्यादा हैं। और जैसे हम इस वाले एरिया को भी मान सकते हैं, ये वाला जो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है ये हमारा वार्म ओशनिक करंट आ रहा है, देन इधर से कोल्ड वाला जा रहा है। ठीक, अच्छा, और ये वाले को भी हम मान सकते हैं, ये जो ये वाला है साउथ इक्वेटोरियल करंट वाला, यहाँ पे भी हमारा कोल्ड वाला है एंड देन वार्म वाला है। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मोस्टली जो हमारी ओशनिक करंट्स हैं वो साउथ पोल साइड ज़्यादा बन रही हैं, ना कि नॉर्थ पोल साइड। तो ऐसा इसलिए, देखिए नॉर्थ पोल में हमारा मोस्टली जितना भी कॉन्टिनेंटल मास है उसका 90% हमारा नॉर्थ पोल में है, बाकी बचा ओशनिक मास जो है हमारा वो साउथ पोल में है, इसीलिए भाई ऊपर कम बन रही, नॉर्थ पोल साइड कम ओशनिक करंट्स फॉर्म हो रही है, साउथ पोल साइड हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे बता रहा है द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। अब जैसे अभी हम आपको बताए थे कि बेस्ट फिशिंग ग्राउंड वाले जो भी एरिया हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो जहाँ पे भी इसमें कह रहा है कि जहाँ पे भी हमारी कोल्ड और वार्म ओशन करंट आपस में मिलती हैं वहाँ का जो वेदर रहता है
आसमान पूरा फॉगी हो जाता है, काले काले आसमान से हो जाते हैं, वहाँ पे मतलब नेविगेशन करना, वहाँ पे मूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे वार्म और कोल्ड मिल रहे हैं, इसकी वजह से वेदर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से मूव करना, नेविगेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है शिप्स वगैरह के लिए। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है और हमारा आज का चैप्टर भी, हमारे जो चैप्टर 5 चल रहा था वाटर, वो भी कंप्लीट होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नया चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।